fellow aspirants, welcome back to my YouTube channel Pristine Education. Today we will practice Child Development and Pedagogy paper part 1. First question goes like this. 12-year-old Amana gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed. 12 साल की अमना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैकबोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी. When students feel unsafe and anxious, their learning is adversely affected. जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. So what is the right answer? Obviously, the right answer here is option number 1. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. So let me tell you why. In the case of Amna, her fearing of being scolded and embarrassed in front of peers when asked to solve a problem on the blackboard reflects a genuine emotional barrier to learning. Right? This aligns with research in education and psychology that shows anxiety negatively affects learning by interfering with memory, attention, and confidence. यह शिक्षा और मनोविज्ञान में शोध के साथ मेल खाता है, जो दर्शाता है कि चिंता स्मृति, ध्यान और आत्मविश्वास में हस्तक्षेप करके सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है. कारण स्पष्ट रूप से बताता है कि अमना इस तरह से क्यों प्रतिक्रिया करती है. यह उसकी भावनात्मक स्थिति है. असुरक्षित और चिंतित महसूस करना को उसको सीखने का व्यवहार पर प्रभाव डालता है. Right? Now, let's move on to the next question. Question number 2. In an inclusive classroom, the teacher identifies deficits in children and correctly labels them. बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनको सही ढंग से नामीकरण करता है. Segregates children based on differing academic capabilities. अलग-अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है. Modifies the curriculum and pedagogical strategies to suit varied needs of children. बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है. Or is it tries to encourage children to do better by promoting competitive spirit. प्रतिस्पर्धा के भावना को बढ़ाना देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है. What is it? What is the right answer? So, the right answer is modifies the curriculum and pedagogical strategies to suit varied needs of children. बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. एक समावेशी कक्षा में सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि पाठ्यक्रम और शिक्षा स्तरीय रणनीतियों को बच्चों को विविध आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जाए. राइट? इसमें विभेदित निर्देश, दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग, सहकर्मी समर्थन या गतिविधि आधारित शिक्षण शामिल हो सकता है, जो सभी को हर बच्चे को सार्थक रूप से भाग लेने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है. कमियों की पहचान करना और बच्चों को लेवल करना ये समावेशी सिद्धांत के विरुद्ध है. सो द ऑप्शन which is appropriate relating to inclusive classroom is option number C. All right? Now, let's move on to the next question. Question number 3, an example of class inclusion. Lokesh has trouble with classifying one concept, Delhi, as a subset of another, that is India, and understanding how emotions affect memory and learning can lead to self-regulated learning. लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली की दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है. यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं स्व-विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है.
जीन पियाजे द्वारा वर्णित स्वर्ग पॉइंट टू बी करेक्टेड वर्ग समावेशन एक संज्ञानात्मक क्षमता है जिसमें बच्चा यह समझता है कि एक उपश्रेणी या भाग एक बड़ी श्रेणी या संपूर्ण का हिस्सा है। उदाहरण के लिए जैसे यह समझना कि दिल्ली भारत का हिस्सा है या गुलाब एक प्रकार का फूल है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. हालांकि व्याख्या ये नहीं करता है कि how emotions affect memory and learning. This doesn't relate with assertion. So the right answer is option number 2. Now let's move on to the next question. Question number 4. As per Jean Piaget's theory of cognitive development, what is true or what is correct from the following options? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किनमें से सही उत्तर चयनित करिए। Biological factors such as maturation don't play any role in cognitive development. परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। Learning experiences depend on children's current development of cognitive functioning. सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। Memorization should be prioritized over learning through experience. अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया की प्राथमिकता देनी चाहिए। This is obviously wrong. कोई भी मेमोराइजेशन, कोई भी फिलोसोफर जो है मेमोराइजेशन पे जोर नहीं दिए हैं। Neither it is जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की. So option number C is incorrect. Previous knowledge doesn't play any role in the process of learning. पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। No. So the right option is option number 2. Learning experience depend on children's current level of cognitive functioning. सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। जीन पियाजे के सिद्धांत पर यह बल दिया गया है कि बच्चे पर्यावरण के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। उनका सिद्धांत बताता है कि कैसे सोच विभिन्न चरणों में विकसित होती है और सीखने में जैविक तत्परता, अनुभवों और सक्रिय भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालता है। सीखने का अनुभव बच्चों को संज्ञानात्मक कामकाज के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। यह इसलिए सही है क्योंकि जीन पियाजे के विचार के साथ बारीकी से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि बच्चे तब सच्चे और सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं जब कार्य उनके विकासात्मक चरण के अनुकूल हो, नया ज्ञान उनके वर्तमान संज्ञानात्मक संरचनाओं पर बनाया गया हो। ओके, so let's move on to the next question. Question number 5. In an inclusive classroom, all curriculum adaptation should be directed to lower the educational standards for special children. एक समावेशी शिक्षा या कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। Special children do not have any potential for learning in mainstream classroom. विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। Is it right? No. दोनों ही कथनें इधर गलत हो जाती हैं। Both assertion and reason are false. समावेशी शिक्षा इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चे को सामान्य शिक्षा कक्षा में पूर्ण रूप से सीखने और भाग लेने का अधिकार है। लक्ष्य मानकों को कम करना नहीं है बल्कि उपयुक्त सहायता और समायोजन के माध्यम से समान पहुंच प्रदान करना है जो सभी के लिए उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखते हुए व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ओके ना,
Let's move on to the next question. Question number 6. 10-year-old Kakuli is struggling with a difficult math problem. What can her teacher do to enhance her problem solving skills? 10 साल की काकुली गणित में एक कठिन सवाल से जूझ रही है. उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? Give her the solution to the problem. उसे समस्या का समाधान दें. Tell her to skip the problem and move on to the next question. उसे समस्या को छोड़ने और अगले पर जाने के लिए कहें. Encourage her to keep trying and offer scaffolding when needed. कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करें. Give severe punishment so that it is not repeated in future. कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि भविष्य में दोबारा न हो. समस्या समाधान गणित सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह न केवल वैचारिक समझ का निर्माण करता है बल्कि आत्मविश्वास, दृढ़ता और स्वतंत्र सोच का भी बढ़ावा देता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. एनकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड. कोशिश करते रहने के लिए उससे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करें. सबसे प्रभावी तरीका है दृढ़ता को प्रोत्साहित करना और सहारा प्रदान करना, जिसका अर्थ है समर्थन संरचनाएं जैसे संकेत, मार्गदर्शक प्रश्न या समस्या को छोटे चरणों में विभाजित करना. यह छात्रों को रणनीति विकसित करने और समय के साथ स्वतंत्र रूप से चुनौतियों का सामना करना सिखाता है. Let's move on to the next question. Question number 7. Following Lev Vygotsky's idea, a teacher should. लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को इनमें से क्या फॉलो करना चाहिए? डिस्करेज द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स बाय स्टूडेंट्स. विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए. डिसेमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज्ड बाय द स्टूडेंट. विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान को प्रसार करना चाहिए. एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम्पीट विथ ईच अदर. विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. या फिर प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विथ स्टूडेंट्स. अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए. लेव वाइगोत्स्की एक फिलोसोफर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में काफी मुख्य अपना रोल निभाए हैं. ये इस बात पर बल दिए हैं कि सीखना एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है. उन्होंने प्रमुख अवधारणाओं जैसे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दैट इज जोन प्रॉक्सिमल डिस्टर्ब, और सोच और सीखने का समर्थन करने के लिए सांस्कृतिक उपकरणों और भाषा का उपयोग का परिचय दिया. उनके अनुसार छात्र सामाजिक संपर्क और निर्देशित भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं. सो द राइट आंसर इज प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग, ऑप्शन नंबर डी. अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए. वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुरूप रणनीतियों में से एक पारस्परिक शिक्षण है, जहां शिक्षक और छात्र बारी बारी से चर्चाओं का नेतृत्व करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और सामग्री का सारांश देते हैं. यह सहयोग, सक्रिय जुड़ाव और पाठ को प्रोत्साहित करता है. ये सभी वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण के केंद्र में है. Now let's move on to the next question. Question number 8. Which of the following statements about Lawrence Kohlberg's theory is correct? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Option number 1. It does not specify exact stages for progression of moral development in children. यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति के सटीक अवस्थाओं को निर्देशित नहीं करता. It is based on the study done through experimental methods. यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है. It presents conflicting situations to children. यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है. और it takes into account
इफेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड जेंडर ऑन मॉरल रीजनिंग, यह नैतिक तर्क पर सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। What will be the right answer? कोलबर्ग का सिद्धांत यह बताता है कि कैसे बच्चे 3 स्तर पर यानी कि पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक में विभाजित 6 चरणों में कि एक श्रृंखला के माध्यम से नैतिक तर्क विकसित करते हैं। उनका शोध इस बात पर केंद्रित था कि व्यक्ति नैतिक दुविधाओं के बारे में कैसे तर्क करते हैं, ना कि क्या निर्णय लेते हैं। So the right answer is option number C. It presents conflicting situations to children. Right? Option number 3. यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियों से प्रस्तुत करता है। Now let's move on to the next question. Question number 9. Howard Gardner's theory of multiple intelligence proposes that intelligence changes over time. बुद्धि समय के साथ बदलती है। Intelligence is primarily inherited. बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है। Intelligence can be measured accurately and predicated precisely. बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रेडिक्ट एकेडमिक सक्सेस. बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। What will be the right answer? हावर्ड गार्डनर का बहुआयामी बुद्धिमानी का सिद्धांत यह मानता है कि एक सामान्य बुद्धि के बजाय कई प्रकार की बुद्धियां होती हैं। इन बुद्धियों में भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतमय, शारीरिक गतिशील, स्थानिक, अंतःव्यक्ति, अंतर्मुखी और प्राकृतिक बुद्धियां शामिल हैं। प्रत्येक विभिन्न तरीकों को दर्शाता है जिससे व्यक्ति सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को व्यक्त करते हैं, अपनी क्षमताओं को व्यक्त कर पाते हैं। गार्डनर के अनुसार बुद्धियां स्थिर लक्षण नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के अनुभवों, शिक्षा और पर्यावरण के आधार पर समय के साथ विकसित हो सकती है। यह बुद्धि की गतिशील और परिवर्तनशील प्रकृति पर जोर देता है। So the right answer is intelligence change over time. बुद्धि समय के साथ बदलती है। ऑप्शन नंबर A. Now, question number 10. Which of the following is an example of a performance goal orientation? निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण है? A student studies hard to achieve a deep understanding of a topic. एक छात्र किसी विषय को गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। A student studies hard to get a good grade and be better than others. एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। A student studies hard to learn as much as possible from the teacher. एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। A student studies hard to further her own growth. एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। So what is the right answer? लक्ष्य अभिविन्यास उन कारणों या उद्देश्यों से संबंधित है जो छात्रों के पास शैक्षणिक कार्यों में संलग्न होने के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, सो लाइक निपुणता या अधिगम लक्ष्य जहां ध्यान, समझ, कौशल विकास और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित होता है। प्रदर्शन लक्ष्य क्षमता साबित करने और मान्यता प्राप्त करने या दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने पर केंद्रित होता है। दिए गए कथनों में वो जो प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है वह है जहां छात्र अच्छे ग्रेड प्राप्त करने और दूसरों से बेहतर होने से प्रेरित होते हैं। यह प्रदर्शन लक्ष्यों की परिभाषा के साथ संरेखित है जो बाहरी सत्यापन और साथियों के साथ तुलना पर जोर देते हैं। So the right answer is
Option number 2, a student studies hard to get a good grade and be better than others. This is performance goal orientation. प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जैसे कि आप सब, जब आपके मार्क्स आते हैं अच्छे एग्जाम में और खासकर अपने दोस्तों से ज़्यादा अच्छा मार्क्स आता है तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, ताकि आप गर्व से कह सके कि हाँ, मैं तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके पढ़ा था, राइट? Now, let's move on to the next question. Question number 11. Universal design for learning does not involve what? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में से क्या शामिल नहीं है? Giving all learners various ways of acquiring information and knowledge. सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना. Providing all learners alternatives for demonstrating what the learners know. शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना. Tapping into all learners' interests and offering challenges accordingly. सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना. Or is it practicing forms of labeling and categorization of learners? शिक्षार्थियों के नामीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना. Obviously, it is quite visible that practicing forms of labeling and categorization, as we have seen in previous question that we were solving right now, कि शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना is not the proper way in this universal design of learning, right? UDL के तहत ये एक सही वे नहीं है टीचिंग का, right? Now let's move on to the next question. Question number 12. While engaging students who are visually challenged, teachers should use dash which dash. उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए, जो डैश. So what it is? Obviously ब्रेल का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना? एक स्पर्श प्रणाली है. ब्रेल इज अ tactile system. Now let's move on to the next question. Question number 13. भावनाओं में परिवर्तन आत्मधारणा और परिवारों, साथियों तथा दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन विकास के डैश डोमेन के अंतर्गत किया जाता है. Changes in emotion, self-perception and interpersonal relationships with families, peers and friends are studied under dash domain of development. Physical, भौतिक, cognitive, संज्ञानात्मक, linguistic, भाषाई या फिर psychosocial, मनोसामाजिक. So let me explain first कि मानव विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ओके, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के परिवर्तन और विकास की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है. ये परिवर्तन 4 प्राथमिक क्षेत्रों में विभाजित हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई और मनोसामाजिक. वह क्षेत्र जो भावना, आत्मधारणा और पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन करता है उसे मनोसामाजिक क्षेत्र में रखा गया है. ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, साइकोसोशियल. मनोसामाजिक इज द राइट आंसर. यह क्षेत्र मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि कैसे व्यक्ति भावनात्मक और सामाजिक रूप से विकसित होते हैं, क्योंकि वे अपने परिवारों, साथियों और बड़े समाज के साथ बातचीत करते हैं.
इसमें मानवीय भावनाओं और जटिलताओं का पहचान निर्माण कर दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने की क्षमता को समझ शामिल करना होता है। ठीक है। Now let's move on to the next question. Question number 14. In which of the following method teacher and student interchange their roles? निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करता है? ऑप्शन नंबर 1 कंडीशन लर्निंग अनुकूलित अधिगम, ऑप्शन नंबर 2 रिसेप्टिव लर्निंग ग्रहणशील अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 एक्सपोजिटरी टीचिंग वर्णनात्मक अध्यापन, और इज इट ऑप्शन नंबर 4 रेसिप्रोकल टीचिंग पारस्परिक अध्यापन? शिक्षा में विभिन्न शिक्षण विधियां छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए डिजाइन की गई है। कुछ विधियां शिक्षक को ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में महत्व देती है, जबकि अन्य छात्रों को अपनी शिक्षा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करती है। So the right answer is option number 4 reciprocal teaching पारस्परिक अध्यापन। एक ऐसी विधि जहां शिक्षक और छात्र दोनों बारी बारी से शिक्षक की भूमिका ग्रहण करते हैं। इस दृष्टिकोण में छात्र प्रश्न पूछना, सारांशित करना या फिर स्पष्ट करने के लिए भविष्यवाणी करने जैसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख घटक है। यह सहयोगी रणनीति छात्रों को सामग्री को समझने में अपने साथियों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देती है, जबकि शिक्षक भी पीछे हट जाता है, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करता है। Okay, now let's move on to the next question. Question number 15. The behaviors, interests, attitudes, skills, and personality traits that a culture considers appropriate for specific gender are referred to as dash and are dash. व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया गया जाता है और यह डैश होते हैं। So the right answer is option number 1 gender roles and culturally defined। जेंडर भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। लिंग भूमिकाएं वे व्यवहार, दृष्टिकोण और अपेक्षाएं हैं जिन्हें समाज अपने निर्धारित लिंग के आधार पर व्यक्तियों के लिए उपयुक्त मानता है। ये भूमिकाएं अक्सर सांस्कृतिक मानदंडों और सामाजिक अपेक्षाओं से प्रभावित होती हैं। दूसरी ओर लिंग पहचान किसी व्यक्ति की अपनी लिंग की व्यक्तिगत भावना को संदर्भित करती है, जो सामाजिक अपेक्षाओं के साथ मेल खा सकती है या नहीं भी खा सकती है। लिंग भूमिकाएं उन व्यवहारों, रुचियों, दृष्टिकोणों, कौशलों और व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती है जिन्हें कोई विशेष संस्कृति या समाज अपने लिंग के आधार पर व्यक्तियों के लिए उपयुक्त मानता है। ये भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित नहीं होती हैं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से परिभाषित की जाती हैं और विभिन्न समाजों पर ऐतिहासिक कालों में विभिन्न तरीके से पाई जाती हैं। Okay, now we'll continue this session tomorrow. Again, I'll come back with another more 15 questions, and this child development and pedagogy paper will be done with the revision. Thanks for watching. We'll see you tomorrow. Till then, keep practicing and get motivated through my channel, that is Pristine Education.